नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में। आईजीए नेफ्रोपैथी एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो किडनी को अफेक्ट करती है और ये यंग लोगों को अफेक्ट करती है और हो सकता है कि कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बीमारी हो और अनडायग्नोस्ड हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। इज इट कॉमन इन इंडिया? इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। एक स्टडी ने दिखाया कि अगर हम किडनी बायोप्सी करते हैं तो 16 से 20% बायोप्सी में आईजीए नेफ्रोपैथी आ रहा है। और आईजीए नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम क्या है कि कोई ब्लड टेस्ट नहीं है इसको डायग्नोज करने के लिए। ये किडनी बायोप्सी से ही पता चलता है कि ये बीमारी है या नहीं है। प्रॉब्लम एक और चीज़ आईजीए नेफ्रोपैथी के साथ है कि अगर 10 लोगों को हो रहा है तो 4 लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे और 6 लोग बहुत स्लोली प्रोग्रेस करेंगे 20-30 साल में। तो हमें देखने को मिल रहा है कि 30-35 साल के लोग देख रहे हैं जिनका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है और हम जब अल्ट्रासाउंड कराते किडनी का साइज बहुत छोटा था। वो बोलते हैं मुझे 10 साल से ब्लड प्रेशर है, गोली चल रही है, किसी ने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया और पता चलता है कि आईजीए नेफ्रोपैथी है। अब देखिए इसके बारे में बात करना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए और मैं एज अ किडनी स्पेशलिस्ट, ये मेरी डिग्रीज हैं, कॉन्फिडेंट हूं कि अगले कुछ सालों में इसका एक क्योर भी आएगा। आप साथ में बने रहिए। आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये ग्लोबल प्रेवलेंस है, आप देख सकते हैं हर एक देश में आईजीए नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है। ज्यादा कॉमन है ईस्ट एशिया में, चाइना, जापान, कोरिया, बहुत कॉमन है आईजीए नेफ्रोपैथी। जापान में तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कि बचपन में स्कूल जाते हुए बच्चों का ही टेस्ट कर लेते हैं यूरिन में कि देखने के लिए कि चांस है आईजीए नेफ्रोपैथी का या नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। किसको होता है ये? अब देखिए कई लोगों को लगता है कि हमें पता है आईजीए नेफ्रोपैथी एग्जैक्टली कैसे होती है, बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म ये क्यों होता है किसी को नहीं पता। ये सारी हाइपोथेसिस है। अगर आपको कोई बाबा बोलता है कि उनको पता है कि क्यों हो रहा है आईजीए नेफ्रोपैथी और वो रोक देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं और एकदम गलत है। ठीक है, कैसे होता है? अगर आपको बचपन में बहुत सारे चेस्ट इन्फेक्शन हुए हो, मतलब कि छाती में इन्फेक्शन हुआ हो, खांसी जुकाम बहुत हुआ हो, उसके बाद आपने अपने यूरिन में ब्लड देखा हो, या फिर आपका पेट खराब हुआ हो और कुछ दिनों बाद आपने देखा यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो आईजीए नेफ्रोपैथी का एक साइन हो सकता है। जिन लोगों को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होती है उनको आईजीए नेफ्रोपैथी का रिस्क बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है कि बोला जाता है कि कुछ एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में जो हमारे गट में जाती हैं और गट के एंटीबॉडीज भी मिलके किडनी के पास जाकर कॉम्प्लेक्सेस बना देती है या फिर कि जमा हो जाती है किडनी पे, जिसकी वजह से किडनी का फिल्टर खराब होता है और प्रोटीन लीक और ब्लड लीक होता है। धीरे धीरे किडनी फेल हो सकती है। जैसे मैंने बोला, प्रोटीन यहाँ पर और यूरिन में ब्लड, ये दो चीजें देखने को मिलती है। कौन सा टिपिकल पेशेंट है 20 से 30 साल का, हाई ब्लड प्रेशर के साथ आया और उसने यूरिन डिपस्टिक कराया, उसमें ब्लड और प्रोटीन है? मेरा सबसे पहले जाता है शक कि ये आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकता है और ये बहुत कॉमन है। मेरे को सबसे बुरा लगता है कि आप डॉक्टर के पास गए, 25 साल के हो, डॉक्टर के पास गए, ब्लड प्रेशर देखा हो 150, डिसमिस हो गए। ओ ठीक है, स्ट्रेस है जी, अपना थोड़ा वॉक करिए, नमक कम करिए, स्ट्रेस कम करिए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अरे ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपका कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है 24-25 साल की उम्र में, तो ये नॉर्मल नहीं है। आपको किडनी के टेस्ट कराने ही हैं ये देखने के लिए कि आईजीए नेफ्रोपैथी तो नहीं है, क्योंकि ये डिजीज को जल्दी पकड़ना ज्यादा जरूरी है। कैसे कंफर्म करना है? मैंने पहले बोला ब्लड प्रेशर चेक करा, यूरिन डिप में ब्लड एंड प्रोटीन है, प्रोटीन मेजर करना है कितना है। अगर आपका प्रोटीन यूरिया बहुत ज्यादा है तो फिर अगला स्टेप होगा, ठीक है, साथ में यूरिन डिपस्टिक, यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो और एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट देखने के लिए कि क्रिएटिनिन लेवल क्या है। हो सकता है क्रिएटिनिन लेवल एकदम नॉर्मल हो स्टार्टिंग में और सिर्फ प्रोटीन यूरिया आ रहा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे लोग डरते हैं कि मेरे डॉक्टर ने बोला किडनी बायोप्सी कराने को, मुझे नहीं कराना। मेरे एक बाबा से बात करिए या गुरु से बात करिए, वो बोल रहे हैं कि किडनी बायोप्सी कराओगे तो फैल जाएगी डिजीज और बढ़ जाएगी। मैंने ऑनलाइन एक रील देखी है कि बायोप्सी नहीं करानी क्योंकि उससे बीमारी बहुत और ख़राब हो जाती है। ये सब झूठ है, ये सब का सब झूठ है। ठीक है, किडनी बायोप्सी एक सेफ प्रोसीजर है। अगर आपका डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है, जो करना चाहिए उनको, अगर आपको प्रोटीन यूरिया है, यंग हो, हाई ब्लड प्रेशर है और यूरिन डिपस्टिक में ब्लड आ रहा है और अगर आपका प्रोटीन यूरिया 0.5 ग्राम से ज़्यादा है पर डे, तो उनको किडनी बायोप्सी रेकमेंड करनी चाहिए देखने के लिए कि क्या ये आईजीए नेफ्रोपैथी है। क्या होता है किडनी बायोप्सी में? आप जाएंगे, डे केस प्रोसीजर है, आप सुबह जाएंगे शाम को बाहर आ जाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो। कॉम्प्लिकेशन का चांसेस भी कम है, ज़्यादा चांस है दिल्ली में गाड़ी चलाते हुए कुछ हो जाए एज कंपेयर टू किडनी बायोप्सी। ये स्टैटिस्टिक्स है, मैं आपको दिखा दूंगा, नीचे सारा डाल दूंगा, बट ज़्यादा रिस्क है कि आपको कार एक्सीडेंट हो सकता है दिल्ली में एज कंपेयर टू किडनी बायोप्सी से कोई कॉम्प्लिकेशन। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग,
अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो मोस्ट लाइकली अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ केसेस में 1 in 500 हो सकता है कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो कि हमें कुछ करना हो रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस आर्टरी को या उस वेसल को रोकना पड़े। तीसरा है कि 1 in 1000 चांस है किडनी लॉस का। 1 in 1000 बायोप्सीज में मेजॉरिटी पेशेंट को कुछ नहीं होता, सिर्फ दर्द होती है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। मेजॉरिटी पेशेंट डे केस प्रोसीजर होते हैं, सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, मैक्सिमम 1 दिन एडमिट होते हैं। ठीक है, किडनी बायोप्सी हमें एग्जैक्टली बता देता है कि क्या आईजीए नेफ्रोपैथी है या नहीं है। दूसरी चीज़ है किडनी बायोप्सी में देखने के लिए कि किडनी का साइज़ क्या है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज़ अच्छा है, 10-11 सेंटीमीटर है, आपको प्रोटीन लीक हो रहा है, तो बायोप्सी करानी चाहिए। अगर किडनी का साइज़ बहुत छोटा है, 7-8 सेंटीमीटर है और प्रोटीन यूरिया हो रहा है, मतलब डैमेज कुछ टाइम से चल रहा था, बायोप्सी का फायदा नहीं होगा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं सीधा। ठीक है, सर्ज इन क्रॉनिक किडनी डिजीज केसेस अक्रॉस स्टेट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। एनडीटीवी बोलता है किडनी डिजीज इन इंडिया, डॉक्टर एक्सप्लेन्स व्हाई सेल्फ मेडिकेशन इज अ मेजर हेल्थ रिस्क। अंडरस्टैंडिंग सीकेडी एंड आयुर्वेदा, ये भी डाला मैंने। ये तीनों आर्टिकल बोल रहे हैं सीकेडी बढ़ रहा है इंडिया में, नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, खुद की ट्रीटमेंट लेना खतरे वाली बात है, और आयुर्वेदा का कोई रोल नहीं है सीकेडी में। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपको नीचे जो बोलना है बोल दीजिए। आयुर्वेदा का रोल आईजीए नेफ्रोपैथी में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सीकेडी में डाइट में थोड़ा बहुत रोल है, बट आईजीए नेफ्रोपैथी में नहीं है रोल। मैंने कई लोगों को देखा बोलते हुए कि वो आईजीए नेफ्रोपैथी को रोक देंगे, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, वो आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आप इस ट्रैप में फंस चुके हो एक बार, तो नीचे कमेंट करके बताइए ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। 10 साल पहले हमारे पास सिर्फ ये दवाइयाँ थी। एक रैमिप्रिल चलती थी, टेलमीसार्टन चलती है, वो अभी भी चलती है, स्टेरॉइड्स और एमएफ, ये 3 दवाइयाँ थी आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए। स्टेरॉइड्स का डेटा क्या था? स्टेरॉइड्स बोलता है कि आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट है, बट साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत साइड इफेक्ट्स है स्टेरॉइड्स के। एमएमएफ का डेटा बहुत अच्छा है चाइनीज पॉपुलेशन में, इंडियन में भी थोड़ा बहुत अच्छा डेटा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में एमएमएफ काम नहीं करती। रैमिप्रिल और टेलमीसार्टन फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन रहेंगी और आगे जाके भी अभी फर्स्ट लाइन है। अभी इसको रिप्लेस करने के लिए भी एक दवाई आ रही है। ट्रायल्स की बात करते हैं, मैं आपको सारा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ये एक मैप है जो बताता है कि पिछले 10 से 12 साल में कितनी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में। कुछ लैंडमार्क ट्रायल्स थी, जैसे डापा सीकेडी जिसने डापा ग्लिफलोजिन को देखा, लो डोज टेस्टिंग उसने देखा स्टेरॉइड्स, और नेफिगार्ड जो ब्यूडिसनाइड आती है, ईगानेफ के नाम से आती है इंडिया में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक प्रोटेक्ट आया जिसने स्पारसेंटन को देखा। इसके बाद भी 3-4 ट्रायल्स हो चुके हैं और आगे भी ट्रायल्स चल रहे हैं, मैं सब बताऊंगा आपको। अभी हमारे पास इतनी सारी दवाइयाँ हैं, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। हमारे पास स्पारसेंटन है, इप्टैकोपैन है, ये अमेरिका में अवेलेबल है। हमारे पास टारपीओ है जो टारगेटेड रिलीज ब्यूडिसनाइड है, इंडिया में ईगानेफ है, अलग दवाई है ईगानेफ, बट ये इसी के साथ आई है। एमएमएफ है, स्टेरॉइड अभी भी हमारे पास डापाग्लिफ्लोजिन है, और ये 2 नई दवाइयाँ हैं, एटासिसेप्ट और सिब्रिलुमैब। ये 2 नई दवाइयाँ आई हैं जो आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए अप्रूव हो चुकी है अमेरिका में। अब ये केडीगो है, इंटरनेशनल गाइडलाइन, ये क्या बोलती है ट्रीटमेंट के लिए? पहले बोलती है कि आप 2 चीजें करिए। पहले तो आप प्रोटीन यूरिया को रोकिए, और दूसरी चीज है आप ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में, डिपॉजिट हो रहे हैं किडनी में जाके, उनको रोकिए। अभी हमारे पास जो भी दवाइयां हैं प्रोटीन यूरिया रोकने के लिए, कैसे रोकती है प्रोटीन यूरिया? किडनी के फंक्शनिंग को बदल के वो प्रोटीन यूरिया को कम करती है। बट अभी तक वहां पर कोई दवाई नहीं आई जो ये डिपॉजिट को रोक रही है। बट अब ये 2 दवाइयां भी आ रही हैं जो डिपॉजिट को रोक रही हैं, उसकी वजह से प्रोटीन यूरिया भी कम हो रहा है। पहले लाइफस्टाइल की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है, अगर आप स्मोक करते हैं आपको बंद करना है, अपना ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल रखना है, लेस देन 130/80, सॉल्ट इनटेक आपका 2 ग्राम से कम होना चाहिए। ये बेसिक लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डाइट एंड लाइफस्टाइल इन सीकेडी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिकेशंस की। अभी भी फर्स्ट लाइन मेडिकेशन आपकी टेलमीसार्टन या रैमिप्रिल आ गई, साथ में डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन दिया जा रहा है प्रोटीन यूरिया कम करने की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उन दवाइयों की जो कि आपके डिपॉजिट को रोक रही है। अब डिपॉजिट रोकने के भी 2 तरीके हैं। मैं आपको कहा था ना, गट से बन रहा है, एक है गट में चेंज कर दो, दूसरा है कि किडनी के डिपॉजिट को होने से ही रोक दो बाय चेंजिंग योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, पहले गट वाली बात करते हैं। उसमें आया आपका नेफिकॉन ट्रायल। नेफिकॉन ट्रायल ने देखा जो ब्यूडिसनाइड है वो आपके गट में जाकर चेंजेस कर रही है, जिसकी वजह से डिपॉजिट कम बन रहे हैं बट कम बन रहे हैं। तो इसकी दवाई आई नेफिगार्ड के नाम पे। ठीक है, 9 महीने का कोर्स है, लोग ले रहे थे और उन्होंने देखा कि इससे हमारा प्रोटीन यूरिया कम हो रहा है क्योंकि डिपॉजिट कम हो रहे हैं। बट जब दवाई रोकी तो वापस प्रोटीन यूरिया बढ़ने लग गया।
अब ये दवाई यूरोप में अवेलेबल है और अमेरिका में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है और ईस्टर्न कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में अवेलेबल है। इंडिया में नहीं अवेलेबल। इंडिया में हमने एक जुगाड़ लगाया है, बेसिकली ईगानेफ की दवाई है जो क्रोन्स डिजीज में काम आती है। क्रोन्स डिजीज आपने देखा होगा, एक गट इशू है जिसमें आपका अल्सर हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, उसमें थोड़े बहुत टारगेटेड रिलीज ब्यूटासाइड देते हैं। उसको चेंज करके देखा कि नाम बदल के ईगानेफ डाल दिया ताकि आईजीए भी आ जाए, और नेफ डाल दिया क्योंकि नेफिगार्ड ट्रायल था, और देखा कि क्या इससे आपका प्रोटीनूरिया कम होता है नहीं होता। ये दवाई और ये दवाई अलग है। चाहे मानता हूं मैं थोड़ा बहुत जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है, बट दवाई अलग है। ये बेटर काम करती है एज कंपेयर टू दिस, बट ये इंडिया में नहीं अवेलेबल। जो ट्रायल आ रहा है ईगानेफ का वो दिखा रहा है कि प्रोटीनूरिया कम हो रहा है, बट उतनी अच्छे से नहीं हो रहा जितना अच्छे से ये हो रहा है नेफिगार्ड का। अभी एक और ट्रायल चल रहा है नेफिगार्ड वर्सेस ईगानेफ, देखने के लिए कि कौन सी बेटर है। मेरे हिसाब से अभी इंडिया में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप ईगानेफ पे हो तो आप कंटिन्यू करिए, बट प्रॉब्लम दोनों के साथ वही है, जिस दिन ईगानेफ बंद होती है प्रोटीनूरिया वापस आ जाता है, थोड़ा बहुत वापस आता है। अब हम बात करते हैं स्पारसेंटेन के बारे में। स्पारसेंटेन रिसेंटली अप्रूव हुई है, इंडिया में भी अवेलेबल हो रही है धीरे धीरे, और ये दवाई आपकी रैमिप्रिल और टेलमिसार्टन को रिप्लेस कर रही है। स्पारसेंटेन कैसे काम कर रही है, वो आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा बहुत कम कर रही है और किडनी की फिल्ट्रेशन में काम कर रही है, ये करने के लिए, प्रोटीनूरिया कम करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीनूरिया काफी कम हो रहा है एज कंपेयर टू टेलमिसार्टन या फिर रैमिप्रिल। तो ये दवाई अच्छी दवाई है, दोनों को इकट्ठे नहीं ले सकते, रैमिप्रिल और स्पारसेंटेन इकट्ठे नहीं चलती। तो अगर आपका डॉक्टर रेकमेंड कर रहा है स्पारसेंटेन तो आपको इसके बारे में कंसिडर करना चाहिए। ये अच्छी दवाई है। कोई भी दवाई, नीचे लिखा हुआ है, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। ये दवाई के भी साइड इफेक्ट्स हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करना है, सब कुछ चेक करना होता है, और क्राइटेरिया है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीनूरिया है तब ये दवाई दी जाती है, और देखा जाता है 3 महीने बाद कि क्या ये दवाई काम कर रही है नहीं कर रही। अगर इसने प्रोटीनूरिया कम नहीं किया तो इसको लॉन्ग टर्म देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही दवाई लेनी है। बट स्पारसेंटेन एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं 2 और नई दवाई के बारे में। ट्रीटमेंट एडवांसेस इन आईजीए नेफ्रोपैथी, रैपिडली चेंजिंग ट्रीटमेंट लैंडस्केप ऑफ आईजीए। ये साइंस डायरेक्ट से लिया है, ये मेड सेंट्रल से लिया है। ये दोनों बोल रहे हैं और कई आर्टिकल्स ऑनलाइन बोल रहे हैं कि आईजीए नेफ्रोपैथी के ऊपर हमारे पास होप है। बहुत रिसर्च चल रही है और अच्छे ट्रायल्स आ रहे हैं, अच्छी दवाइयां आ रही है। फेज 3 ट्रायल ऑफ एटासिसेप्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था अभी कुछ टाइम पहले कि 2 तरीके हैं, प्रोटीनूरिया कम करो और डिजीज को होने से रोको। डिजीज को होने से रोकने में गट पे काम करो, इम्यून सिस्टम पे काम करो। ये दवाई इम्यून सिस्टम में काम कर रही है। एटासिसेप्ट और सिबिरुलुमाब आपके इम्यून सिस्टम में काम करती है और कॉम्प्लेक्सेस को होने से रोकती है, जिसकी वजह से प्रोटीनूरिया बहुत कम होता है। ये सारे ट्रायल हैं, आप देख सकते हैं। सिबिरुलुमाब ये अप्रूव हो चुकी है, जीका की बाद अभी अप्रूव नहीं हो रही है, ट्रायल चल रहा है, और ये टेलीटासिसेप्ट ये भी अभी अप्रूव नहीं हुई है। बट एटासिसेप्ट और सिबिरुलुमाब अप्रूव हो चुकी है और ये प्रोटीनूरिया कम कर रही है, और एक और चीज कर रही है, ये ईजीएफआर स्टेबलाइजेशन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि किडनी फंक्शन जो डिक्लाइन हो रहा है उसको भी रोक रही है, या कम कर रही है। रोकना गलत वर्ड है, कम कर रही है। तो ये दोनों दवाइयां अच्छी हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं। अमेरिका में अप्रूव हुई है, अभी इंडिया में नहीं आई है। यूरोप में भी बहुत सेलेक्टेड जगह पे आ रही हैं, तो मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा इंडिया में 1-2 साल का, बट आएंगी। देखिए ये सारे वीडियो का फोकस क्या है और मकसद क्या है कि आईजीए नेफ्रोपैथी को अब डायग्नोस करना जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगर आपको सस्पेक्टेड आईजीए नेफ्रोपैथी है और आपका डॉक्टर बोलता है बायोप्सी कराइए, तो घबराइए मत, बायोप्सी के लिए जाइए, क्योंकि आपके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपका किडनी फंक्शन 10-12% है और आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है तो मुश्किल है ट्रीटमेंट ऑप्शंस, तब आपके लिए सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन रहता है। बट अगर आपका ईजीएफआर अभी 50, 60, 70% पे चल रहा है और आपका सस्पेक्टेड आईजीए नेफ्रोपैथी आया है, डिले मत करो, क्योंकि ये दवाइयाँ फ्यूचर में अवेलेबल होंगी और हमें डायग्नोसिस चाहिए होगा ये दवाइयाँ देने से पहले, और आपके लिए होप है। तो किसी भी बाबा या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास मत जाइए फॉर आईजीए नेफ्रोपैथी, वो आपका बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। केडीगो गाइडलाइंस में वापस आना चाहता हूं। जैसे हमने बात करी है डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में, प्रोटीनूरिया कैसे कम करना है, टेलमिसार्टन, रैमिप्रिल, स्पारसेंटेन, डापाग्लिफ्लोजिन, फिर हम आए डिजीज को कैसे रोकना है, गट में काम करके ब्यूटासाइड या नेफिकॉन, और इम्यून सिस्टम को बदलकर आपका एटासिसेप्ट और सिबिरुलुमाब। अब तक ये है आईजीए नेफ्रोपैथी में। 10 साल पहले 2-3 दवाइयाँ थी, आज हमारे पास 8 से 10 दवाइयाँ हैं। एंड में बोलना चाहूँगा, अगर आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है नीचे कमेंट करके बताइए, इनमें से कोई दवाई ले रहे हैं तो बताइए,
और अपनी स्टोरी शेयर करिए। आप जो शेयर करेंगे, एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस 10 लोग आपसे सीखेंगे। अगर आपने आयुर्वेदिक दवाई ली है आईजीए नेफ्रोपैथी के लिए, अगर उसने काम करा है तो बताइए नीचे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या एविडेंस है। मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस में और पूरे मॉडर्न मेडिसिन की एक्सपीरियंस में ये काम नहीं करते। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। थैंक यू।